हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास टैलेंट क्लासेस। आई होप सो आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। डीएलएड प्रथम सेमेस्टर और तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं 27, 28, 29, तृतीय सेमेस्टर की 30, 31 और 3 तारीख को जो होने वाली हैं, उनके लिए आपके पास लगभग 15 दिनों का समय शेष बचा है। इसी बीच में फेस्टिवल टाइम चल रहा है, तो 2-4 दिन इधर उधर आप फेस्टिवल्स में बिजी रहेंगे। तो 15 दिनों में आप किस तरह से जो है अपने एग्ज़ाम को पास करने के साथ साथ अच्छी मार्किंग भी ले आएँ, उसके लिए आपको एक वे से चलना होगा, एक सही रास्ते से चलना होगा, एक सही मार्गदर्शन में चलना होगा। तभी जो है आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। क्योंकि डीएलएड का जो कोर्स है उसमें आप लोगों ने देखा होगा, बहुत से बच्चों की, लगभग मैक्सिमम बच्चों की किसी ना किसी सब्जेक्ट में बैक लग जाती है। उसके पीछे 2 रीज़न होते हैं। चूँकि बच्चा जब ग्रेजुएशन करने के बाद आता है तो जो उसके सब्जेक्ट होते हैं उसमें 2 या 3 सब्जेक्ट लास्ट तक पढ़ता है ग्रेजुएशन में, और जब डीएलएड में वो एडमिशन लेता है तो उसको पुराने जो पीछे के सब्जेक्ट्स हैं 8 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, जिसमें आपकी हिंदी है, संस्कृत है, कंप्यूटर है, विज्ञान है, गणित है, सामाजिक विज्ञान है। और इसी के साथ साथ जो 2 मेजर सब्जेक्ट होते हैं जिनके ऊपर पूरा डीएलएड जो है कहेंगे टिका हुआ है, या एक तरीके से वो बैकबोन है। अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो शिक्षा शास्त्र के जो पेपर होते हैं वो डीएलएड की एक बैकबोन की तरह काम करते हैं, क्योंकि उसी के बेस पे आपको जॉब प्लस आप एक टीचिंग में अपना प्रोफेशन जो है वो बेहतर और बेहतर अपना कैरियर बना सकते हैं। अगर आप एजुकेशन के सब्जेक्ट या विषय को अच्छे से समझ लेते हैं तो आप टीचिंग में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। तो ये सारे विषय जो होते हैं ये नए होते हैं, इनको समझने में थोड़ा टाइम लगता है, और बस इनकी जो शब्दावली होती है, शब्दों को समझने का, जो शब्दों किस तरह से शब्द क्या पूछ रहा है वो आप समझ लेते हैं तो आसानी से आपको ये पेपर जो है 50-50 नंबर के जो होते हैं, 2 पेपर 100 नंबर जो है आप इसमें आसानी से, कुछ नहीं तो कम से कम 50 में 45 प्लस आराम से, या 40 प्लस तो आराम से कर सकते हैं। मतलब लगभग आप दोनों पेपर में मिला करके लगभग 90 जो है अंक हासिल कर सकते हैं, जिससे कि जो एक बड़ा स्कोर आपकी परसेंटेज में एजुकेशन का है, और एजुकेशन के बेस पर ही आपको जॉब मिलनी तय है। इसलिए इन विषयों को अच्छे से थोड़ा सा ध्यान दे करके और आसानी से समझने का प्रयास करें। मैंने आज समावेशी शिक्षा का जो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की सीरीज ली है, उसमें मैं आपको साथ ही साथ कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो शब्दावली है उसको भी क्लियर करते जाएंगे, जिससे कि आप आसानी से एग्ज़ाम में 90 प्लस मार्क्स जो है मेरा उद्देश्य, मेरा ध्येय, कि आप 90 प्लस मार्क्स, अगर आपने मेरी क्लासेस देखी हैं और आप मुझसे पहले से पढ़ रहे हैं, परिचित हैं, तो आप जानते होंगे आप 90 प्लस मार्क्स जो है आसानी से ला सकते हैं, वो भी बिना रोट लर्निंग के, यानी कि कंठस्थ, यानी कि याद करे बिना, सिर्फ समझने से। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार और रिपीट करके देखिएगा, आपको ये सारी चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपका है, निर्देशन एक प्रकार का नहीं है। जो नहीं वाले प्रश्न होते हैं वो मैक्सिमम ज़्यादातर पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं? क्योंकि इसमें जो है बच्चा जल्दबाजी में कंफ्यूज हो जाता है। तो एग्जामिनर का काम ही यही होता है कि आप किस तरह से, किस सिचुएशन में, उस समय में आपका दिमाग किस तरह से काम करता है, किस तरह से आप क्वेश्चन को टैकल करते हैं। तो ये सारी चीज़ों का समावेश होता है आपकी परीक्षा में, और आपका उन 2 घंटों में पूरा टेस्ट हो जाता है। मेंटली आपका टेस्ट जो है वो हो जाता है कि आप किस तरह से प्रिपेयर है। वरना जो एग्ज़ाम पेपर आता है किसी भी परीक्षा का हो, उसको अगर आप एग्जामिनेशन हॉल के बाहर करेंगे तो हो सकता है आप 1.5 घंटे में ही कर लें,
हो सकता है आप 2.5 घंटे में करें, हो सकता है आप 3 घंटे में करें, लेकिन वो पेपर आप सॉल्व करने की स्थिति में रहते हैं। लेकिन जब परीक्षा हाल में होते हैं उस समय आपके ऊपर टाइम का प्रेशर होता है, आपको कई सारे जो मेंटली प्रेशर होते हैं कि नहीं ये क्वेश्चन गलत है, ये छूट रहा है, ये सही है या नहीं है, तो वहाँ पर आप किस तरह से चीज़ों को समझेंगे। तो इसलिए नहीं वाले प्रश्नों को बहुत ध्यान से देखा करिए। निर्देशन क्या है? निर्देशन का प्रकार नहीं है। तो शैक्षिक निर्देशन, जाहिर सी बात है शैक्षिक निर्देशन तो एजुकेशनल डायरेक्शन जो है या गाइडिंग कहेंगे इसको, गाइडेंस एंड काउंसलिंग का जो पेपर है उसी से संबंधित आपका ये प्रश्न भी है। तो गाइडेंस शैक्षिक एजुकेशन के थ्रू निर्देशन आपको निर्देश दिया जाता है। व्यक्तिगत पर्सनल तौर पर जैसे हम अभी निर्देश आपको दे रहे हैं कि आप ऐसे ऐसे करके पढ़ लीजिए, तो निर्देश का मतलब होता है डायरेक्शन देना, ठीक है। और नेक्स्ट आपका व्यवसायिक निर्देशन। तो ये 3 प्रकार के निर्देशन के प्रकार होते हैं, जबकि लिखित निर्देशन कोई भी प्रकार निर्देशन का प्रकार नहीं माना जाता। तो जो नहीं माना जाता वही आपका आंसर है। तो आपका आंसर कौन सा हो गया? लिखित निर्देशन। कौन सा हो गया? लिखित निर्देशन, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ब्रेल लिपि संबंधित है। ब्रेल लिपि आप सभी को पता है, जो दृष्टिबाधित होते हैं। ब्रेल लिपि किससे संबंधित होती है? जो दृष्टिबाधित होते हैं या दृष्टि जिनको दिखाई नहीं देता, दृष्टि दोष होता है जिनके अंदर, उनके लिए ब्रेल लिपि यूज की जाती है। उनको पढ़ाने के लिए उनमें स्ट्रक्चर्ड होते हैं, इस तरह से उभरे हुए अक्षर होते हैं जिनको वो आसानी से फिंगर से पढ़ सकते हैं कि ए है, बी है, सी है, तो वो आसानी से उनको अल्फ़ाबेटिकल जो होते हैं वो पढ़ सकते हैं। तो ब्रेल लिपि किससे संबंधित है? दृष्टि दोष जिनको होता है उनके लिए ब्रेल लिपि द्वारा पढ़ाई की व्यवस्था की जाती है। नेक्स्ट है आपका, भारतीय पुनर्वास अधिनियम कब पारित हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आया हुआ प्रश्न है आपका। तो भारतीय पुनर्अधिनियम कब पारित हुआ? 1992 में। ये फैक्चुअल प्रश्न है, इसलिए इसका कोई भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। अच्छी निर्देशन सेवा होती है। अच्छी निर्देशन सेवा क्या होती है? अच्छी निर्देशन सेवा किस तरह से होगी? निर्देश किसको करना है आपको? एक टीचर को निर्देशित करना है? नहीं। एक शिक्षक को? शिक्षक सेंटर्ड होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। हमें किसकी बात करनी है? हमें बच्चे की बात करनी है। हमको शिक्षक से मतलब है, लेकिन सेंटर में हमारे कौन है? बच्चा। सेंटर में कौन है? बच्चा। तो शिक्षक नहीं है, ठीक। समाज हमारे सेंटर में नहीं है। इनमें से कोई जब 2 हट गए तो तीसरा तो हट ही जाएगा। तो हमारे सेंटर में किसको रखना है? बच्चे को। हमको किसके ऊपर फोकस करना है? बच्चे के ऊपर। किसको हमको गाइड करना है? बच्चे को गाइड करना है, ठीक है। नेक्स्ट, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया क्या होता है? यह डिसग्राफिया किससे संबंधित है? पठन अयोग्यता से, लेखन अयोग्यता से, गणितीय अयोग्यता से, या फिर इनमें से कोई नहीं। ग्राफ क्या करते हो आप? आपने देखा होगा, ऐसे याद करने का ट्रिक मैं बता रही हूँ। ग्राफ पेपर आपने देखा होगा, मैथ में ग्राफ पेपर पे आपने सवाल सॉल्व करे होंगे। तो ग्राफ क्या होता है? एक ग्राफ पेपर होता है ना। जब पेपर होगा तो उस पर आप क्या करोगे? लिखोगे। क्या करोगे आप? लिखोगे, ठीक। तो जो लिखने वाला है, तो डिसग्राफिया याद कर सकते हो। तो डिसग्राफिया किससे संबंधित है? ये लेखन अयोग्यता से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? लेखन अयोग्यता से संबंधित होता है। डिसग्राफिया लेखन अयोग्यता से संबंधित होता है, याद रखिएगा, कई बार रिपीटेड प्रश्न है। दृष्टि बाधितों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ पर स्थित है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। देहरादून, कानपुर, आगरा, हरिद्वार। तो कहाँ पर है? दृष्टि बाधितों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका देहरादून में है। कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मनोविज्ञान
मनोविज्ञान में किक के अनुसार, मनोविज्ञान में किक के अनुसार सामान्य एवं प्रतिभाशाली बच्चों का आधार है। किस तरह के? मनोवैज्ञानिक किक के अनुसार सामान्य एवं प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान का आधार क्या है? किस तरह से उनको पहचान सकते हो कि किस तरह से वो बच्चे अच्छे हैं? खेल द्वारा, पढ़ाई द्वारा, व्यायाम द्वारा या फिर बच्चों द्वारा किए गए कार्य के द्वारा। तो आप किस तरह से पहचान सकते हैं? तो जो किक हैं इन्होंने क्या कहा, आप याद करने के लिए मैं बता रही हूँ। किक क्या करोगे? बाइक होती है, जब आप बाइक चलाते हैं तो क्या करते हैं? किक मारते हैं ना। तो मतलब आप कार्य करते हैं। क्या करते हैं? कोई कार्य करते हैं। तो किक ने कहा कि बच्चों द्वारा जो किया गया कार्य है, अगर उस कार्य को हम देखेंगे तब हम बता सकते हैं कि वो बच्चा सामान्य है या फिर प्रतिभाशाली है। तो किक से याद रखिएगा, जब हम बाइक ड्राइव करते हैं तो क्या करते हैं? किक मारते हैं ना। किक मारने का मतलब है हम क्या कर रहे हैं? हम काम कर रहे हैं। तो बच्चा जब काम करता है, बच्चे द्वारा जो किया गया कार्य है, उससे किक महोदय क्या करते हैं? पता लगा लेते हैं कि बच्चा जनरल है, सामान्य कैटेगरी में आता है, या फिर बच्चा एक्स्ट्रा टैलेंटेड है, यानी कि प्रतिभाशाली बच्चों में आता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निर्देशन युवकों को स्वयं से अन्य से परिस्थितियों से सामंजस्य के लिए सहायता देने की प्रक्रिया है। ये आपको एज इट इज याद करना पड़ेगा। इसका आंसर होगा स्किनर। इसका आंसर होगा स्किनर। जो निर्देशन है युवकों को स्वयं से, उनको खुद से, अन्य से परिस्थितियों में सामंजस्य के लिए सहायता प्रदान देने की प्रक्रिया है। किसके द्वारा कहा गया कथन है? ये स्किनर द्वारा कहा गया कथन है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? परामर्श एवं निर्देशन देने वाली संस्था मनोविज्ञान शाला जो है वो स्थित है। वो कहाँ पर स्थित है? बरेली में, आगरा में, कानपुर में या फिर प्रयागराज में। तो कहाँ पर स्थित है ये? प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निरीक्षण एक आधार है जिस पर शिक्षा में उन्नति के सभी कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए। यह कथन किसका है? तो ये भी आपका, ये कथन किसका है? डॉक्टर मुखर्जी का, बर्टन का, बार एवं बर्टन का या फिर बार का। ये आपका, ये याद करने वाले प्रश्न होते हैं जो डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये प्रश्न 2024 में ही आपका पूछा गया है। तो बार और बर्टन जो है, ये प्रश्न आपका 2024 में आया हुआ प्रश्न है। तो बार और बर्टन द्वारा जो है क्या कहा गया कि निरीक्षण एक आधार है जिस पर शिक्षा में उन्नति के सभी कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, केंद्रीय शिक्षा तथा व्यावसायिक ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? केंद्रीय शिक्षा तथा व्यावसायिक ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये सन 1954 में की गई थी। ये प्रश्न आपका 2024 में आया हुआ प्रश्न है और कई बार ये पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा कहलाती है। निःशक्त बच्चे कौन से होते हैं? जो विशेष शिक्षा प्राप्त करते हैं, समेकित शिक्षा प्राप्त करते हैं या फिर समावेशी शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो मैंने आपका पूरा इंक्लूसिव एजुकेशन जो पढ़ाया है, निःशक्त बच्चे कौन से होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? समावेशी शिक्षा निःशक्त बच्चों को प्रदान की जाती है। ठीक है, समावेशी मतलब जो बच्चे समान नहीं हैं उनको क्या करना है? उनको समानता देनी है। जनरल बच्चों के साथ में जो स्पेशल बच्चे हैं, चाहे वो शारीरिक अपंग हो, मानसिक अपंग हो या फिर एक्स्ट्रा टैलेंटेड हो, उसमें दोनों तीनों प्रकार के बच्चे आते हैं। तो वो सारे बच्चे क्या बच्चे कहलाते हैं? निःशक्त बच्चों की शिक्षा क्या कहलाती है? समावेशी शिक्षा कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, और कई बार आया हुआ प्रश्न है, भाटिया बैटरी में कुल कितने उप परीक्षण हैं? तो भाटिया बैटरी में कुल उप 5 परीक्षण हैं। भाटिया बैटरी टेस्ट की जो अगर इस तरह से आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स वाइज या टॉपिक वाइज अगर वीडियो देखने हैं तो आप चैनल पे विजिट कर सकते हैं। लगभग हर एक
टॉपिक के अलग अलग वीडियोस पड़े हुए हैं, तो आप वीडियोस पे विजिट कर सकते हैं। लेकिन अभी आपके पास इतना समय नहीं है कि आप प्रत्येक वीडियो को या प्रत्येक लेक्चर को देख सकें और हर एक टॉपिक को अलग अलग पढ़ सकें। अभी आपको सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका प्रारंभिक अवस्था में मंद बुद्धि बालकों की पहचान हो सकती है। तो प्रारंभिक अवस्था में मंद बुद्धि बालकों की पहचान हो सकती है। किस तरह से हो सकती है? अवलोकन से, परीक्षण से, साक्षात्कार से या फिर प्रक्षेपी प्रविधि से। तो किस तरह से हो सकती है आपकी मंद बुद्धि बच्चों की पहचान? ऑब्जर्वेशन से। कल मैंने पढ़ाया था, तो ये किस तरह से हो सकती है? ऑब्जर्वेशन से। नेक्स्ट आपका क्या है? परामर्श से संबंधित जिले की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व करता है। कौन नेतृत्व करता है? जो परामर्श यानी कि काउंसलिंग कौन देता है? जिला विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व कौन करता है? जिला मजिस्ट्रेट करता है। जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी करता है, अपर जिलाधिकारी करता है, जिला विद्यालय निरीक्षक करता है। तो जिले का जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी होता है वो परामर्श जो समिति है उसका नेतृत्व करता है। नेक्स्ट आपका ब्लैक बोर्ड किस उपकरण की श्रेणी में आता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ब्लैक बोर्ड किस उपकरण की श्रेणी में आता है? ये प्रश्न आपका सीटेट में भी एक बार पूछा गया प्रश्न है। तो कठोर, मृदु, मृदु या कठोर दोनों ही, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। प्रतिभाशाली बालकों की इंद्रियां कैसी होती हैं? जो इंद्रियां होती हैं वो अविकसित होती हैं, सामान्य होती हैं, तीव्र होती हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनकी इंद्रियां यानी कि उनके सेंसिटिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो बहुत फास्ट काम करते हैं। उनको कोई भी प्रश्न बताओ आप वो क्विकली समझ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं उनकी जो बुद्धि होती है वो काफी तेजी से चलती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका परामर्श के प्रमुख उद्देश्य हैं। परामर्श के प्रमुख उद्देश्य कैसे होते हैं? आत्मज्ञान, सामाजिक सामंजस्य, आत्म स्वीकृति या फिर सभी। कौन से हैं परामर्श के प्रमुख उद्देश्य? कौन कौन से होते हैं? आत्मज्ञान, सामाजिक सामंजस्य, आत्म स्वीकृति या फिर सभी। तो ये जो सभी होते हैं ये कैसे होते हैं? ये परामर्श के प्रमुख उद्देश्य होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, दृष्टिबाधितों की शिक्षा का प्रावधान है विशिष्ट शिक्षा में, समन्वित शिक्षा में, मुख्य धारा में या फिर इनमें से सभी। तो किस तरह से है? विशिष्ट शिक्षा में, समन्वित शिक्षा में, मुख्य धारा में या फिर इनमें से सभी। जो दृष्टिबाधित हैं उनके ये सभी। ब्रेल लिपि के आयताकार सेल में कितने उभरे हुए बिंदु होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो ब्रेल लिपि होती है अभी मैंने बताया आपको, दृष्टिबाधित जो लोग होते हैं उनके लिए होती है, उनको पढ़ाने के लिए होती है। तो उसमें जो उभरे हुए सेल होते हैं ये 2023 में, 2022, 2021 में आया हुआ प्रश्न है। 4, 5, 6 या फिर 7। तो इसमें जो ब्रेल लिपि में उभरे हुए सेल कितने होते हैं? 6। नेक्स्ट प्रश्न है आपका श्रवण बाधितों के वर्गीकरण का आधार क्या है? श्रवण बाधितों के वर्गीकरण का आधार क्या है? डेसिबल अंक, बुद्धि लब्धि, शैक्षिक उपलब्धि या फिर ये सभी। तो इसमें से क्या होता है? डेसिमल अंक जो होते हैं यानी कि जो दशमलव प्रणाली होती है उसके द्वारा इनका वर्गीकरण किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 22। अल्फ्रेड बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण किया था। अल्फ्रेड बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण किया था। कब किया था पहला बुद्धि परीक्षण? इन्होंने 1905 में अल्फ्रेड बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण किया था। नेक्स्ट प्रश्न है 23वां प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के पद नहीं है? जो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड है उसका कौन सा एक पद नहीं है? कहानी, निष्कर्ष, गणना या फिर उद्देश्य। तो इनमें से कौन सा नहीं है? कि जो कहानी होती है वो हमारे किसी भी पद का रिकॉर्ड नहीं होती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 24।
प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की गई? कहाँ पर की गई थी प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना? ये की गई थी, किसने की थी? ये वुंट ने की थी। किसने की थी? वुंट ने की। कहाँ पर की गई थी? ये इलाहाबाद में की गई थी। अगर ये भी प्रश्न आ जाए कहाँ पर की गई थी तो आपको पता होना चाहिए, कहाँ पर? इलाहाबाद में। सही दृष्टि यानी कि जो सामान्य दृष्टि होती है, सामान्य दृष्टि होती है वो कितनी होनी चाहिए? वो 6/6 होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मनोविज्ञान केंद्र का प्रमुख कार्य है? निर्देशन, प्रशिक्षण, शोध कार्य या फिर सभी? तो मनोविज्ञान केंद्र में जो प्रमुख कार्य कौन सा होता है? उनका कार्य होता है आपको गाइडेंस देना, आपकी काउंसलिंग करना, आपको ट्रेनिंग देना, आपके ऊपर रिसर्च करना कि आपको क्या परेशानी है, किस तरह से आपकी परेशानी को सॉल्व किया जा सकता है। तो ये सभी जो प्रकार हैं वो किसके प्रकार हैं? मनोविज्ञान केंद्र का प्रमुख कार्य होते हैं। हकलाने के कारण होते हैं, 2 कारण होते हैं, या तो वंशानुक्रम या तो वातावरण। तो ये दोनों ही कारक जो होते हैं, या तो इंसान जेनेटिक होता है, उसके जीन्स में हकलाना होगा, या तो उसको इस तरह का इन्वायरमेंट नहीं मिला होता है जो वो सही से बोल पाए वर्बली। तो दोनों कारक ही उसके ऊपर लागू होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28 क्या कह रहा है? शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती। शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती। श्रवण बाधितों के लिए, अस्थि बाधितों के लिए, प्रतिभाशाली बालकों के लिए या फिर दृष्टि बाधितों के लिए? किसके लिए अनुकूलन की, एडेप्टेशन की जरूरत नहीं होती? ये जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं इनको अनुकूलन यानी कि एडेप्टेशन की आवश्यकता नहीं होती। ये अपने आप को एडजस्ट करते हैं और अपने आप ही हर सिचुएशन से आगे बढ़कर काम करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए चलाए जाते हैं। विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए चलाए जाते हैं, किस तरह के कार्यक्रम चलाए जाते हैं? विशिष्ट कार्यक्रम चलाए जाते हैं, संवर्धन कार्यक्रम चलाए जाते हैं या फिर उपचारिक कार्यक्रम चलाए जाते हैं, अथवा ये सभी? तो ये सभी कार्यक्रम जो होते हैं, विशिष्ट का मतलब होता है स्पेशल चाइल्ड। वो मेंटली, फिजिकली या फिर सोशली किसी भी तरह से वो डिफरेंट हो सकता है। तो उस तरह के जो बच्चे होते हैं उनके लिए स्पेशल यानी कि विशिष्ट कार्यक्रम चलाए जाते हैं। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 30 क्या कहता है? निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है। क्या बताया जा सकता है? आपको गाइडेंस एंड काउंसलिंग द्वारा बताया जा सकता है आप क्या बनने योग्य हैं, क्या न करने योग्य हैं। तो ये दोनों ही बातें जो होती हैं ये आपको कोई जो गाइडेंस देते हैं या जो काउंसलर होते हैं वो आसानी से बता सकते हैं कि आप किस तरह के इंसान हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में क्या आवश्यक है? तीव्र गति से अध्ययन, संयुक्त कार्यक्रम, व्यक्तिगत ध्यान या फिर ये सभी? ये सभी सिचुएशंस जो होती हैं, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, टैलेंटेड बच्चे होते हैं, उनके अंदर ये सभी गुण पाए जाते हैं। भारत सरकार स्वयं सेवी संस्थानों को अनुदान देती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फैक्चुअल प्रश्न है, कई बार आया हुआ प्रश्न है। 90%, 50%, 40% या फिर 60%? तो भारत सरकार स्वयं सेवी संस्थान जैसे होते हैं उनको 90% अनुदान देती है। अनुदान का मतलब होता है डोनेशन देती है, दान देती है। प्रश्न नंबर 33 क्या कहता है? समस्यात्मक बालक है कौन? झूठ बोलने वाला, चोरी करने वाला, माता पिता का कहना ना मानने वाला। ये सभी जो टाइप होते हैं ये सब समस्या क्रिएट करते हैं। किसके लिए करते हैं? खुद के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी। नेक्स्ट प्रश्न है, अस्थि बाधितों हेतु आरक्षण का प्रावधान है। जो अस्थि यानी कि हड्डियों से जो विकलांग लोग बच्चे होते हैं उनके लिए किस तरह का या कितना प्रतिशत प्रावधान है? आरक्षण उनको कितना मिलता है? 2%, 3%, 4% या फिर इनमें से कोई नहीं? ये प्रश्न आपका 2021-22 में आया हुआ प्रश्न है, रिपीटेड हो सकता है ये प्रश्न, फैक्चुअल प्रश्न है। आपको पता होना चाहिए कि 4% जो है, अगर आप अस्थि बाधित हैं कोई भी तो 4% आरक्षण उनको मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 35, अस्थि बाधितों हेतु संस्थान स्थित है। जो
अस्थियां यानी कि हड्डियों से संबंधित जो संस्थान है ये कहाँ पर है, नई दिल्ली में। जबकि जो दृष्टि बाधित था वो कहाँ पे था, देहरादून में। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे। विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत कौन आता है, विकलांगता, रोगग्रस्तता, अक्षमता या फिर सभी। तो स्पेशल जो होगा, जो सामान्य से अलग होगा, ये सभी जो है सामान्य से अलग है। तो कौन होगा, ऑप्शन आपका क्या होगा, सी। विशिष्ट बालक किस बुद्धि लब्धि में आते हैं, विशिष्ट यानी कि जो सामान्य नहीं है। सामान्य की बुद्धि लब्धि क्या होती है, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए सामान्य की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। ये विशिष्ट बालक किस बुद्धि लब्धि में आते हैं, जो स्पेशल बच्चे होते हैं वो किस बुद्धि लब्धि में आते हैं, ये 90 से 110। ये कितनी होती है, सामान्य बुद्धि लब्धि के कारण होते हैं। तो इसमें प्रश्न आपका गलत होगा, इसमें कौन से नहीं आते हैं, ये प्रश्न होगा यहाँ पर, कौन से विशिष्ट बालक किस बुद्धि लब्धि में नहीं आते हैं। चूंकि 90 से 110 तक ये सामान्य बच्चों की श्रेणी आती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 38 क्या कहता है, विशिष्ट बालकों, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों में सम्मिलित हैं। कौन से बच्चे सम्मिलित हैं, सामान्य बालक, दिव्यांग बालक, तीव्र बुद्धि वाले बालक या फिर ये सभी। जो स्पेशल आवश्यकता किसको मिलनी चाहिए, ये सामान्य बालक विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों में सम्मिलित हैं। कौन, सामान्य बालक। सबको हमको जनरलाइज करना है, किसी को कैटेगराइज नहीं करना है, सबको सामान्य रखना है। ब्रेल लिपि का विकास किया जाता है। अभी आपने पूछा, अभी प्रश्न आया था ब्रेल लिपि किसके द्वारा बताई गई थी, तो ये किसके द्वारा बताई गई थी, लुइस। इनका नाम ही है ब्रेल लुइस करके, आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। तो ब्रेल लिपि लुइस। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा कौशलों के विकास हेतु उपकरण है। जो भाषा के कौशल हैं उनके विकास हेतु उपकरण कौन सा है, कंप्यूटर, भाषा प्रयोगशाला, दृश्य श्रव्य सामग्री या फिर ये सभी। तो ये सभी जो हैं ये किसके लिए उपयोगी हैं, भाषा कौशल के विकास हेतु आवश्यक उपकरण माने जाते हैं। भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना कब हुई, अभी ये प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है, ये 1986 में हुई। भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना 1986 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार रिपीटेड प्रश्न है। ब्रेल लिपि उपकरण का उपयोग किया जाता है। ब्रेल लिपि किससे संबंधित दोष होगा, दृष्टिबाधित बालकों के लिए। किसी बालक के अपराधी बनने का कारण क्या होता है, वातावरण और एनवायरनमेंट दोनों ही कारक जो होते हैं उस बच्चे को अपराधी बना सकते हैं। या तो वो जेनेटिक भी होता है कुछ गुण, और अगर एनवायरनमेंट उसको चोरों के साथ रह रहा है, चोरों के साथ पाला पोसा बड़ा हुआ है, तो फिर वो भी चोर बनने के उसके 99% गुण उसमें आ जाते हैं। समावेशी बालक समूह बनाते हैं, समांगी, विषमांगी, अक्षमांगी या फिर ये सभी। जो समावेशी बच्चे होते हैं वो किस तरह का गुण बनाते हैं, ये विषमांगी गुण बनाते हैं, क्योंकि विषमांगी का मतलब डिफरेंट। लुइस ब्रेल, देखिए इनका नाम भी आ गया, लुई ब्रेल कहीं लिखा होता है, पूरा नाम है लुइस ब्रेल। तो लुइस ब्रेल का जन्म कब हुआ था, तो आपको इनकी भी हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। तो लुइस ब्रेल का जन्म हुआ था 1809 में। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रेल लिपि पर कितने बिंदु होते हैं। अभी आया था प्रश्न आपका, कितने बिंदु होते हैं, आपको याद होना चाहिए 6 बिंदु होते हैं। नेक्स्ट, वंचित होना बाल्य जीवन की उद्दीपक दशाओं की न्यूनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार रिपीटेड प्रश्न है। वॉकमैन, गार्डन, ऑन्टो या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो गार्डनर हैं या गार्डन हैं, इन्होंने क्या कहा, वंचित होना बाल्य जीवन के उद्दीपक दशाओं में न्यूनता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दृष्टिबाधिता का मुख्य कारण क्या है, वातावरण और एनवायरनमेंट दोनों ही। नेक्स्ट, साइको गैल्विन स्किन रेसिस्टेंस ऑडियोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपका रिपीटेड प्रश्न है। तो ये जो श्रवण बाधित लोग होते हैं, जो सुनने वाली हियरिंग मशीन्स होती हैं, उसको उपयोग किया जाता है। टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक की बुद्धिलब्धि होती है। जो प्रतिभाशाली बच्चा होता है उसकी बुद्धिलब्धि कितनी होती है, 140
प्लस होती है, 140 प्लस होती है प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि किसके द्वारा? टर्मन के द्वारा। जो बचे हुए प्रश्न हैं इनको मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगी। और अगर आपने चैनल पे अभी तक विजिट नहीं किया है तो अपनी परीक्षा उपयोगी सीरीज आप देख सकते हैं। एक ही सीरीज में आपको क्रियात्मक शोध के दोनों ही पेपर जो है मिल जाएंगे। आप 50 में से आराम से 45 प्लस मार्क्स ला सकते हैं अगर उन दोनों सीरीज को आपने देख लिया। बाल्याधिगम क्रियात्मक शोध करके है, मैं इसके आई बटन में भी उसका लिंक शेयर कर दूंगी। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद।